हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि आपको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीएपीएफ के नजरिए से वो आपको डाल दूंगा। इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, क्योंकि यही दो कंपोनेंट्स के साथ सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, करेक्शन इसी में किए जाते हैं, ग्रामर पूरी डिपेंडेंट तो इसी दो कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं क्या और इसको कैसे हमको समझना है, और इससे सेंटेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, एक्टिव से पैसिव बना दो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना दो, सिंपल से कंपाउंड बना दो, ये सब सारी बातें जब ये दोनों कॉन्सेप्ट जानोगे तो बहुत अच्छा से कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलते हैं देखते हैं ये क्लॉज क्या है और ये फ्रेज क्या है। ओके, उसके पहले तो क्लॉजेस और फ्रेजेस समझने के पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आइडिया होनी चाहिए। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच सर? तो वर्ब के बारे में पूरी ज्ञान होना चाहिए। और वर्ब करता क्या है, बाकी मैं जानता हूं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वो तो आप जानते हो। तो वर्ब क्या है कि वर्ब दो चीजें करता है। वर्ब दो चीजें करता है, किसके ऊपर? तो वो भी बताता हूं। वर्ब दिखाता है स्टेट, हाँ, बी या हैव, स्टेट दिखाता है, होना या रहना दिखाता है, या एक्शन दिखाता है, कोई क्रिया दिखाता है किसी नाउन या प्रोनाउन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जानना कि वर्ब जब भी होगा वो किसी नाउन या प्रोनाउन का, किसी नाउन या प्रोनाउन का होना रहना या करना बताएगा। हाँ, तो वर्ब एसेंशियली डज टू थिंग्स। वर्ब वर्क्स ऑन द नाउन और द प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के ऊपर काम करता है और उसकी रहना, होना या रहने के बारे में बताता है या करने के बारे में बताता है। ये याद रखना पड़ेगा। वर्ब्स मतलब दो तरीके के काम करते हैं, एक होना रहना बताते हैं, एक एक्शन बताते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाओ सर। तो देखो जरा एग्जाम्पल्स, इसमें बताना शी इज अ टीचर, इसमें शी जो है प्रोनाउन है, टीचर जो है वो नाउन है। चलो, तब तो वर्ब तो इज हुआ, वर्ब तो इज हुआ। ये क्या कोई काम कर रहा है? नहीं। तो सर ये तो इसकी अवस्था बतला रही है, इस लड़की का अवस्था बतला रहा है। शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है। ओके, तो ये तो होने के बारे में बता रहा है। तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? स्टेट वर्ब। सर इज एम आर वॉस वर्कर तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं? नहीं, जब तक वो दूसरे वर्ब के साथ नहीं आते हैं तो इज एम आर वॉस वर्ब जो है वो स्टेट वर्ब है या टू बी वर्ब्स है। याद रखना इस टर्म को, टू बी वर्ब है। इज एम आर वॉस वर्ब, जब उनके बाद में कोई वर्ब ना आए तो उसे हम कहेंगे टू बी वर्ब या स्टेट वर्ब या मेन वर्ब। तीन तरीके से जान सकते हैं। ओके, सो शी इज अ टीचर में इज एक स्टेट वर्ब है। अगला सेंटेंस देखना, ही सीम्स हैप्पी। हैप्पी एक एडजेक्टिव है। वह खुश दिख रहा है, दिखता है, वह खुश दिखता है। तो ये कोई काम कर रहा है क्या? नहीं, ये तो इसके रहने के या होने के बारे में बात कर रहा हो। तो हाँ, तो ये भी स्टेट वर्ब है। तो ये किसी के होने या रहने के बारे में बता रहा है, इस किसी के होने या रहने के बारे में बता रहा है। थर्ड सेंटेंस देखना, कॉफी टेस्ट्स बिटर। कॉफी टेस्ट्स बिटर, कॉफी कड़वी होती है, करती है तो नहीं लिखा है। कॉफी कड़वी होती है लिखा है, मतलब फिर आप होने के बारे में ही बात कर रहे हो सर, होने के बारे में बात कर रहे हो। तो ये सारे वर्ब्स को हम कहेंगे स्टेट वर्ब। अब एक्शन का भी एग्जांपल देखो, शी सिंग्स वेल। अब वेल जो है वो एडवर्ब है। हाँ, वो क्या करती है? गाना गाती है, तो करना। ओके, एक्शन। तो सिंग्स जो है एक्शन वर्ब हुआ। अगला अगला सेंटेंस देखना, द चाइल्ड ब्रोक द डॉल। बच्चे ने डॉल को ब्रेक कर दिया, फिर एक एक्शन है। ओके, बच्चे ने ब्रेक कर दिया। फिर आई टेस्टेड द कॉफी। आई टेस्टेड द कॉफी, मैंने कॉफी को टेस्ट किया, अब तो मैंने एक काम किया, अब तो मैंने एक काम किया। तो यहां पर मैं सेम टेस्टेड जो है वो एक्शन का काम कर जाता है। तो ये भी याद रखना है कि कुछ कुछ वर्ब्स जो हैं वो स्टेट के भी काम करते हैं और एक्शन के भी काम करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है सेंटेंस में, होना रहना बतला रहा है या करना बतला रहा है। सिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आगे जाकर एडजेक्टिव वगैरह अगर आप जानना चाहोगे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा स्टेट वर्ब है, कौन सा एक्शन वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, वर्ब क्या है ये तो समझ में आया, हमें तो सीखना क्लॉज है, तो उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ब क्या है ये समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें जानना है वर्ब के बारे में, वो है टेंस। क्योंकि टेंस ये सब जानेंगे तब क्लॉज जानेंगे कि क्लॉज क्या होता है। ठीक है, अब सुनो,
ध्यान देखना, टेंस किसको कहते हैं? मैंने लिखा है, या लास्ट वाला लाइन देखना, टाइम ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस, लेकिन ऊपर से ही आता है। वर्ब क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन का स्टेट बतलाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का स्टेट बतलाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का एक्शन बतलाता है। चलो, अगर स्टेट का समय मिल जाए, स्टेट का समय मिल जाए मतलब टाइम ऑफ द स्टेट, होना रहना, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, ये अगर पता चल जाए तो वो हो जाएगा स्टेट का टाइम, इसलिए टेंस। एक्शन कोई हो रहा है, एक्शन कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, अगर ये पता चल जाए तो ये हो जाएगा एक्शन का समय, मतलब वर्ब का समय, क्योंकि होने, रहने, करने वाले शब्द को हम बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया के समय को टेंस कहा जाता है, क्रिया के समय को टेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल पे, सेम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। शी इज अ टीचर, ओके, ये होना किस टाइम को बतला रहा है? प्रेजेंट टाइम को बतला रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है, शी इज अ टीचर। सेकेंड वाले में आना, द चाइल्ड ब्रोक द डॉल, एक्शन का टाइम क्या है? एक्शन का टाइम क्या है? पास्ट, सो ये पास्ट टेंस हुआ। द चाइल्ड ब्रोक द डॉग, मतलब टाइम ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। तो याद रखना, टेंस बताना हो तो हमको वर्ब को देखना है और किसी भी शब्द को नहीं देखना है। एक गूगली संभालो, एक गूगली संभालो, इसका जवाब दो। ओके, इसमें बताना कि टुडे कौन सा टेंस है या टुमारो कौन सा टेंस है। ठीक है, आप तुरंत बोलोगे सर टुडे और टुमारो तो टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो वर्ब ही नहीं है। ये किसी नाउन या प्रनाउन का होने, रहने, करने के बारे में कुछ नहीं बता सकता है। जैसे इंडिया टुमारो, ओके, इसमें तो मीनिंग ही नहीं बनेगा सर। इंडिया टुमारो करूंगा तो इसमें मीनिंग ही नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ब नहीं है। याद रखना, ये एडवर्ब्स हैं जो समय दिखा रहे हैं, एडवर्ब्स हैं जो समय दिखाते हैं, एडवर्ब्स भी समय दिखाते हैं, लेकिन क्रिया के समय को टेंस कहा जाता है। क्रिया नहीं तो टेंस भी नहीं। क्रिया के अलावा कोई जगह पे समय दिख रहा हो तो वो टेंस नहीं है। मंडे, बोलोगे कि सर मंडे कल आने वाला है, हाँ, तो मंडे जो है फ्यूचर टेंस है ना, मंडे एक नाउन है या एक एडवर्ब है। आई बात समझ में? तो याद रखना, क्रिया के समय को टेंस कहा जाता है, इसको भूल मत जाना ना। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पर, इसको पढ़ो। इफ देर इज टेंस देन देर मस्ट बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, है कि नहीं? क्योंकि टेंस क्या है? टाइम ऑफ द वर्ब। अगर वर्ब है तो वर्ब को क्या करना पड़ेगा? होना या रहना बतलाना पड़ेगा, नाउन या प्रोनाउन का मतलब है कि अगर टेंस है तो वर्ब और वर्ब है तो पक्का नाउन और प्रोनाउन भी है ना? सो देयर मस्ट बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब क्या हुआ? अगर टेंस है तो पक्का नाउन प्रोनाउन भी होता ही है सर। ठीक है, सो टेंस के साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन को नहीं बोला जाता है। नाउन प्रोनाउन जब किसी टेंस के साथ जुड़कर आता है, प्रेजेंट टेंस के साथ, पास्ट टेंस के साथ, फ्यूचर टेंस के साथ जुड़कर जब नाउन प्रोनाउन आता है, तब उस नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहा जाता है। ओके, इसको पढ़ लेना हिंदी वाले को। ठीक है, तब तब एक बात आ गई सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बिना टेंस के तो सेंटेंस ही नहीं बन सकता, नहीं ना, नहीं बन सकता ना, क्योंकि टेंस नहीं तो वर्ब नहीं, वर्ब नहीं तो नाउन प्रोनाउन नहीं, वर्ब नहीं तो नाउन प्रोनाउन नहीं, तो मतलब सर सेंटेंस ही नहीं बनेगा। मतलब सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए और टेंस चाहिए, क्योंकि टेंस होगा तो सब्जेक्ट होगा ही, तो ये दोनों के बिना तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते, है ना? टेंस डज नॉट कम विदाउट अ सब्जेक्ट, क्लियर तो है? टेंस है, नाउन प्रोनाउन नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। देयरफॉर सब्जेक्ट प्लस टेंस मस्ट बी इक्वल टू सेंटेंस, यस और नो? आप बोलोगे यस, सब्जेक्ट और टेंस मिल गया तो सेंटेंस बनना चाहिए। ठीक है, तो जरा से चेक करते हैं। आई एम ए टीचर, ये सेंटेंस है कि नहीं सर? लग तो रहा है, सब्जेक्ट भी है, टेंस भी है, अन्य शब्द भी है, जिसके चलते हमको सेंटेंस का पूरा मीनिंग आ रहा है। अन्य शब्द भी हैं जिसके चलते हमको सेंटेंस का पूरा मीनिंग आ रहा है, तो ये तो सर सेंटेंस पक्का होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस नहीं, सेंटेंस नहीं है। सुनना, बताऊंगा, चिंता मत करो। इंडिया इज, सर ये तो सेंटेंस नहीं है, लेकिन दो चीजें तो है, टेंस भी है और सब्जेक्ट भी है। टेंस है, सब्जेक्ट है, मीनिंग पूरा नहीं है, तो इसको तो सेंटेंस ना कहोगे चलेगा सर। थर्ड वाले में आता हूं, इंडिया इज अ बिग कंट्री। अब तो सर इंडिया भी सब्जेक्ट भी है, टेंस भी है और अन्य शब्द भी हैं, मीनिंग भी पूरा लग रहा है, ये तो सेंटेंस होना चाहिए, ये भी सेंटेंस नहीं है। क्योंकि क्योंकि इन तीनों में आप देखोगे फुल स्टॉप नहीं, ओके, फुल स्टॉप नहीं है। आप बोलोगे कि सर अब तो मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा,
फुल स्टॉप नहीं है इसलिए सेंटेंस नहीं। तो फुल स्टॉप की इतनी इंपॉर्टेंस कहां से आ जाती है सर? ओके, देर इज नो फुल स्टॉप देयरफॉर देर इज नो सेंटेंस। तो फुल स्टॉप का मीनिंग क्या है सर? कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं सब्जेक्ट लिखूंगा और टेंस लिखूंगा तो सेंटेंस को जो चाहिए वो तो मिल गया। जैसे शी सिंग्स, सेंटेंस को दो दो चीज चाहिए, वो तो मिल गया, वो गाती है, मिल तो गया। ठीक है, अब फुल स्टॉप के बिना मैं दोबारा एक सब्जेक्ट और टेंस लिख सकता हूं। शी सिंग्स एंड शी डांसेस। सर आपने दो बार सब्जेक्ट टेंस, सब्जेक्ट टेंस, दो बार आपने सब्जेक्ट टेंस लिखा है, मतलब सेंटेंस में जो चीज चाहिए, सेंटेंस के लिए दो चीज जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे सेंटेंस बनता है, वो दोनों तो दो दो बार आपने लिख दिया सर। ये सेंटेंस हुआ, ये भी सेंटेंस नहीं हुआ क्योंकि फुल स्टॉप नहीं है। लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए जो दो चीजें चाहिए वो दोनों है, सब्जेक्ट भी है टेंस भी है। दो बार सब्जेक्ट, दो बार टेंस है। तो एक फुल स्टॉप लगा देता हूं इसके बाद में, तो आप देखोगे एक पूरा सेंटेंस बन गया। एक एक फुल स्टॉप एक एक सेंटेंस है, एक एक फुल स्टॉप एक एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर में छोटे छोटे सेंटेंस दो है। एक है शी सिंग्स और एक है शी डांसेस। सो दो छोटे छोटे सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन फुल स्टॉप के बिना जब सब्जेक्ट और टेंस को केवल देखोगे, जितने बार भी सब्जेक्ट टेंस आया होगा फुल स्टॉप के अंदर, जितने बार भी सब्जेक्ट और टेंस आया होगा उतने बार को हम बोलेंगे क्लॉज। मतलब सब्जेक्ट और टेंस को बोला जाता है क्लॉज विदाउट अ फुल स्टॉप। चेक करो, आई एम अ टीचर। ओके, सब्जेक्ट है, टेंस है, पूरा मीनिंग भी है। और टीचर क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, लेकिन इसको देखो, सब्जेक्ट भी है, टेंस भी है, पूरा मीनिंग भी है। फुल स्टॉप लगा दूंगा तो ये एक सेंटेंस है और क्लॉज भी एक है। सुनो, फुल स्टॉप लगाया तो पूरे चीज को मैं बोलूंगा, पूरे चीज को मैं बोलूंगा सेंटेंस, और यहां से लेकर इस तक को बोलूंगा क्लॉज। तो ये सेंटेंस कितने क्लॉज से बना है? फुल स्टॉप कितने क्लॉज से बना है? एक क्लॉज से बना है। एक क्लॉज के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस बन गया। यहां पर सर आप फुल स्टॉप लगा नहीं पाओगे क्योंकि मीनिंग पूरा नहीं है। याद रखना, क्लॉज का पूरा मीनिंग हो तभी फुल स्टॉप लगाओगे, तब सेंटेंस बनेगा। मीनिंग तो आना ही चाहिए। इसमें वही चीज कर सकता हूं भाई, इंडिया से बिग कंट्री पे मैं फुल स्टॉप लगा दूं तो इस फुल स्टॉप के अंदर एक क्लॉज है। मतलब आपको समझना है कि हर एक फुल स्टॉप के अंदर कम से कम एक क्लॉज तो होगा। मल्टीपल क्लॉजेस भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट टेंस के कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं। इसी पर डिपेंड करता है सिंपल सेंटेंस लिखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख लो कि कंपाउंड सेंटेंस लिख लो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉजेस पहचानना। तीनों ही क्लॉज हैं। These are clauses. A clause is a group of words with a subject and tense and without a full stop, and this group may be complete or incomplete in meaning. ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस टेंस प्लस नो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इंटरजेक्शन मार्क, ये तीनों सेंटेंस दिखाएगा। फुल स्टॉप भी सेंटेंस दिखाता है, क्वेश्चन मार्क भी सेंटेंस दिखाता है, इंटरजेक्शन भी सेंटेंस दिखाता है। ओके, ये तीनों चीज सेंटेंस दिखाते हैं। इस सेंटेंस के अंदर कई सारे क्लॉज हो सकते हैं, सब्जेक्ट टेंस कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो एक क्लॉज या कई सारे क्लॉजेस प्लस फुल स्टॉप प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस इंटरजेक्शन मार्क बिकम्स अ सेंटेंस। अब जरा से हम क्लॉजेस पहचान। पहला सेंटेंस देखो, कहता है माई ब्रदर इज द वन हु ऑलवेज हेल्प्स मी। माई ब्रदर इज द वन हु ऑलवेज हेल्प्स मी। टेंस ढूंढो कितनी जगह दिख रहा है सर? यहां पर में एक जगह टेंस है और यहां एक जगह टेंस है। दो जगह टेंस माने दो जगह सब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब दो क्लॉजेस होने चाहिए। दो जगह टेंस, टेंस सब्जेक्ट के बिना नहीं आता। तो दो जगह अगर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो दो सब्जेक्ट भी होने चाहिए। इसका सब्जेक्ट कौन सा है? माई ब्रदर। हेल्प्स का सब्जेक्ट कौन सा है? हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसमें दो क्लॉजेस है, मैंने कलर कोडिंग भी कर दी, एक ब्लैक है एक रेड है। माई ब्रदर इज द वन हु ऑलवेज हेल्प्स मी। देयर आर टू क्लॉजेस, देयर आर टू क्लॉजेस। सेंटेंस कितना है? एक, चूंकि फुल स्टॉप एक है तो सेंटेंस एक है जिसके अंदर दो क्लॉजेस है, सब्जेक्ट टेंस। सेकंड वाले में आते हैं। दो आई हैव नेवर विजिटेड स्विट्जरलैंड, इट्स ब्यूटी नेवर सीजेस टू अमेज मी। हैव विजिटेड, सर ये एक पहला क्लॉज हुआ। आई सब्जेक्ट है, हैव और विजिटेड वर्ब्स हैं, तो पहला क्लॉज है दो आई हैव नेवर विजिटेड स्विट्जरलैंड। इट्स ब्यूटी नेवर सीजेस, सीजेस प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पर भी एक क्लॉज है। तो दो क्लॉजेस हो गए।
लेकिन सर एक तीसरा वर्ब है, टू अमेज, टू अमेज, तीसरा भी तो वर्ब है सर, तो क्या यहाँ टेंस है? नहीं। याद रखना कभी भी टू प्लस V1 जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं, ये कभी भी टेंस नहीं दिखाता, इसीलिए ही इसका नाम है इन्फिनिटिव। टेंस का मतलब क्या है? टाइम में बंधना, काल में बंधना। इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? अकाल, काल में ना बंधना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ना बंधना। ठीक है, तो वर्ब का गारंटी नहीं है, वर्ब होगा तो टेंस होगा इसकी गारंटी नहीं है, टेंस होगा तो वर्ब होगा इसकी गारंटी है। ठीक है, तो नेवर सीजेस टू अमेज मी इसको छोड़ो, तो ये दो क्लॉजेस हैं, या सीजेस में टेंस दिख रहा है, हैव विजिटेड में टेंस दिख रहा है, दो क्लॉज है। थर्ड वाले सेंटेंस में कितने क्लॉज है? कलर कोडिंग के अनुसार जाना, पहले ग्रीन को देखो तो माई सिस्टर सेज पहला क्लॉज है, फिर रेड वाले को देखो, एवरीबॉडी नोस, एवरीबॉडी सब्जेक्ट है, नोस टेंस है, सेकंड वाला क्लॉज हो गया, एवरीबॉडी नोस सेकंड क्लॉज है। मतलब सर एक बड़े क्लॉज के अंदर एक छोटा क्लॉज आपने घुसाया, मतलब एक क्लॉज के अंदर एक क्लॉज को घुसाया हो, यही बता रहा हो? यस, आई एम सेइंग दैट एक क्लॉज के अंदर दूसरा क्लॉज भी आ सकता है। तो एवरीबॉडी नोस एक क्लॉज है, माई सिस्टर सेज एक क्लॉज है। ओके, दे वांट, सर यहां पर भी एक क्लॉज है, चूंकि वांट टेंस दिखा रहा है, दे सब्जेक्ट है। इट इज गुड, इस भी टेंस दिखा रहा है, इट सब्जेक्ट है। ओके, फिर एक बार, फॉर टेकिंग द इंग्लिश एग्जाम सर, और एक वर्ब है यहां पर, मैं ये टेंस नहीं दिखा रहा है, इसके बारे में बात करूंगा, जरा से वेट करो। आईएनजी वर्ब है, ये टेंस नहीं दिखा रहा है। आईएनजी वर्ब हमेशा टेंस नहीं दिखाता सर, नहीं, आईएनजी वर्ब हमेशा टेंस नहीं दिखाता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझो, सब्जेक्ट टेंस, सब्जेक्ट टेंस सेकंड वाला, दे वांट, एवरीबॉडी नोस सब्जेक्ट टेंस, माय सिस्टर सेज सब्जेक्ट टेंस। इसमें चार क्लॉजेस है, इसमें चार क्लॉजेस है। क्लॉज पहचानना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ के लिए तो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी सब एग्जाम के लिए भी है, सीएपीएफ पर लिखना पड़ता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं प्रीपोजिशंस क्या है, क्यों प्रीपोजिशंस पढ़ा रहे हो? प्रीपोजिशंस फ्रेजेस को जन्म देते हैं। क्लॉज के बारे में हम जान गए, सेंटेंस के बारे में जान गए, वर्ब के बारे में जान गए, टेंस के बारे में जान गए। प्रीपोजिशन फ्रेज को पैदा करते हैं, तो प्रीपोजिशन के बारे में जानना ही पड़ेगा। तो प्रीपोजिशन के बारे में एक मोटे तौर पे आइडिया ले लेते हैं, फिर फ्रेजेस की ओर जाते हैं। प्रीपोजिशंस आर इंपॉर्टेंट। व्हाट आर प्रीपोजिशंस? आर इन, ऑन, एट, अंडर, ये सब प्रीपोजिशंस हैं, क्योंकि ये संबंध दिखाते हैं किसी नाउन प्रोनाउन का अन्य शब्द के साथ। हिंदी में तो इनको सब संबंधवाचक ही बोलते हैं। प्रीपोजिशन संबंध दिखाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का अन्य किसी शब्द के साथ। ठीक है, तो ये किस किस टॉपिक को जन्म देता है देखना, अभी बताता हूं, एग्जाम्पल भी देता हूं। प्रीपोजिशन जानने पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें आ जाएंगे? ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तीन कॉन्सेप्ट हम सिर्फ प्रीपोजिशंस के बारे में जानकर कर सकते हैं। अब प्रीपोजिशन के बारे में आपने डेफिनेशन बताया था कि प्रीपोजिशन क्या करता है, संबंधवाचक क्या करते हैं, इन, ऑन, एट वगैरह प्रीपोजिशन है। याद रखना प्रीपोजिशन हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य किसी शब्द के साथ दिखाता है। द बुक इज ऑन द टेबल, प्रीपोजिशन कौन सा है? ऑन। ऑन किसका संबंध दिखा रहा है, किसके साथ? टेबल का संबंध दिखा रहा है वर्ब के साथ। ऑन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? इज। ऑन किसका संबंध दिखा रहा है? टेबल, ये नाउन। याद रखना, नाउन या प्रनाउन का संबंध मतलब प्रीपोजिशन हमेशा जाकर खत्म होता है किसी नाउन या प्रनाउन में, क्योंकि प्रीपोजिशन को संबंध दिखाना है किसी नाउन प्रनाउन का किसी अन्य शब्द के साथ। तो प्रीपोजिशन हमेशा खत्म होगा तो किसी नाउन या प्रनाउन पर खत्म होगा। फिर एक बार देखो, एक और भी लिख रहा हूं, उसमें देखो, द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर, द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। बियॉन्ड क्या है? प्रीपोजिशन। रिवर क्या है? नाउन या प्रोनाउन जिसमें बियॉन्ड, जिसका संबंध इसके साथ दिखा रहा है। तो प्रीपोजिशन के बाएं तरफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन खत्म होगा तो नाउन प्रोनाउन पे ही खत्म होगा, क्योंकि उसी का संबंध किसी और किसी शब्द के साथ प्रीपोजिशन दिखा सकता है। आई बात समझ में? तो प्रीपोजिशन को पहचानना और प्रीपोजिशन का या नाउन प्रोनाउन को पहचानना हमें ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर ले जाता है। ऑब्जेक्ट्स क्या है? सब्जेक्ट तो जान गए, नाउन या प्रोनाउन जो टेंस के साथ आता है वो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पर ध्यान दो।
यहां देखना, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, जैसे सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट टेंस के पहले आता है, ऑब्जेक्ट दो जगह के बाद में आता है, एक्शन वर्ब के बाद में आता है। इसलिए जानना जरूरी है कि वर्ब एक्शन वर्ब है या स्टेट वर्ब है, याद रखना। ऑब्जेक्ट बोलने के लिए आपको वर्ब को पहचानना पड़ेगा कि वो स्टेट वर्ब है या एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद में आने वाला नाउन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और प्रीपोजिशन की बात तो नाउन प्रोनाउन आता ही है सर, इसलिए प्रीपोजिशन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है। ऑब्जेक्ट दो नाम से जाने जाते हैं, एक्शन वर्ब के बाद आएगा तो इसको बोलेंगे वर्ब ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे वर्ब ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता ही है उसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्शन वर्ब के बाद में आने वाला नाउन प्रोनाउन एक्शन एक्शन वर्ब ऑब्जेक्ट्स है। और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जो नाउन प्रोनाउन आता है उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस, ध्यान से देखना। रामा सिंग्स वेल, अब ये वेल जो है ये ऑब्जेक्ट है या नहीं? ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन प्रोनाउन है क्या? सिंग्स व्हाट लिखा है क्या? क्या का जवाब आने पर नाउन ही होता है। सिंग्स व्हाट लिखा है या सिंग्स हाउ लिखा है? हाउ लिखा है। कैसे का जवाब आएगा तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। वेल जो है एडवर्ब है, तो सवाल नहीं है ऑब्जेक्ट बनने का। ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन या प्रोनाउन ही होना पड़ेगा, लेकिन सिंग्स तो एक्शन वर्ब है सर, सिंग्स तो एक्शन वर्ब है। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यहां नोटिस कर रहे हो। एक्शन वर्ब हो तो नाउन प्रोनाउन आना ही पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। एक्शन वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आना ही पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं। तो एक्शन वर्ब के बाद यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सर, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट तो नहीं। सेकंड सेंटेंस देखो, नो ऑब्जेक्ट, हाँ। सेकंड सेंटेंस, ही रोट अ लेटर, रोट क्या है? एक्शन वर्ब है, एक्शन। लेटर क्या है? क्या? ही रोट व्हाट? अ लेटर, नाउन है, ठीक है। तो ये पक्का एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये एक्शन वर्ब का वन ऑब्जेक्ट, एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट अ लेटर। थर्ड वाला देखना, माई फादर गेव द बुक टू मी, सिर्फ यहां पहले मैं देखता हूं एक्शन वर्ब गेव और उसके बाद बुक है, तो बुक हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन सर टू भी तो देख रहा हूं, देख रहा हूं, सही सही कह रहे हो, प्रीपोजिशन देख रहा हूं। तो प्रीपोजिशन तो नाउन प्रोनाउन में खत्म होता है, हाँ हुआ ना प्रोनाउन में, मी प्रोनाउन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट है, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट्स। एक है वर्ब ऑब्जेक्ट बुक, द बुक बोलो, द को भी जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है मी। तो किसी किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। थर्ड सेंटेंस में याद रखना, मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता था, माई फादर गिव द बुक टू, फुल स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन एक्शन वर्ब के बाद मैंने बिना किसी चीज के एडवर्ब के साथ लिख दिया, रामा सिंग्स वेल, रामा सिंग्स भी लिख सकता था बिना ऑब्जेक्ट का, बिना एडवर्ब का। हाँ, ही रोट अ लेटर, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है। तो कुछ कुछ एक्शन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, कुछ कुछ एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते। एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? सर एक्शन वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक्शन वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्टेट वर्ब के बाद आने वाले किसी भी शब्द को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं। स्टेट वर्ब के बाद, वर्ब्स के बारे में जानना जरूरी है, स्टेट वर्ब्स के बाद में आने वाला कोई भी शब्द को, एडजेक्टिव हो एडवर्ब हो कुछ भी आए, नाउन हो प्रोनाउन हो, उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अशोक इज अ क्रिकेटर, सर ये स्टेट वर्ब है, तो क्रिकेटर नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट है। द रोज स्मेल्स स्वीट, स्मेल्स जो है स्टेट वर्ब है, स्वीट क्या है? एडजेक्टिव, सॉरी, या स्वीट होना चाहिए, स्वीट एडजेक्टिव है। शी इज हियर, इज क्या है? स्टेट वर्ब, ही क्या, हियर क्या है? एडवर्ब, ओके, कॉम्प्लीमेंट, याद रखना। तो नाउन भी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, एडवर्ब भी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। स्टेट वर्ब के बाद जो भी शब्द आ जाए उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ऑब्जेक्ट का शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब के बाद में आने वाला नाउन प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नॉन प्रोनाउन को कहेंगे।
नाउ अब आता है फ्रेज का कॉन्सेप्ट। अब ये जान जाओ, फिर हमारा ये क्लास सफल हुआ। ठीक है, फ्रेज के बारे में जानते हैं। फ्रेज क्या होता है? ऐसे फ्रेज और कुछ नहीं है, ये भी शब्दों का समूह है। जैसे क्लॉज शब्दों का समूह है, सब्जेक्ट और टेंस, कम से कम दो शब्द आते हैं तो शब्दों का समूह है। सो वैसे ही फ्रेज भी शब्दों का समूह है, जिसमें जिसमें दो चीजें होनी चाहिए। कुछ सेंस होनी चाहिए, कुछ सेंस होने चाहिए। बे बे मतलब का नहीं होना चाहिए, कुछ मतलब होना चाहिए। और टेंस नहीं होना चाहिए, टेंस नहीं होना चाहिए। टेंस हो गया तो क्लॉज बन जाएगा, फ्रेज में रह जाएगा। शब्दों का समूह जिसमें कुछ सेंस हो और टेंस ना हो, उसे फ्रेज कहते हैं। आर द फॉलोइंग फ्रेजेस, मैं कुछ लिख रहा हूं, बताओ ये फ्रेज है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले लिख रहा हूं माई मदर। बोलोगे सर पक्का फ्रेज है, दो शब्द है। माई मदर दो शब्द हैं, टेंस नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेज। ठीक है, एन एप्पल फ्रेज है सर, है ना, दो शब्द हो गए, दो शब्द हो गए, और कुछ मीनिंग भी है, टेंस भी नहीं है, तो फ्रेज। ओके, बॉइलिंग वाटर, अब यहां पर ध्यान ध्यान देना। बॉइलिंग वाटर, खौलता हुआ पानी। सिर यहां तो कंटिन्यूअस टेंस लग रहा है। याद रखना, आईएनजी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब के पहले बिना, आईएनजी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स के बिना टेंस नहीं दिखाते। द वाटर इज बॉइलिंग, टेंस दिखाएगा। द वाटर बॉइलिंग, टेंस नहीं दिखाएगा। द वाटर इज बॉइलिंग, टेंस दिखाएगा। द वाटर बॉइलिंग, टेंस नहीं दिखाएगा। तो याद रखना है आपको कि वी फोर अकेले टेंस नहीं दिखाते, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही टेंस दिखाते हैं। ठीक है, तब तो जब टेंस नहीं दिखा रहा है तो सर इसमें मीनिंग तो है, टेंस नहीं है, तो फ्रेज है। बॉइलिंग वाटर फ्रेज है। अब यहां देखना, इसको देखना, ब्रोकन ग्लास। सर ब्रोकन वी थ्री है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है, इसके भी पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ब्रोकन वी थ्री भी टेंस नहीं दिखाएगा। वर्ब का दो फॉर्म्स, द पार्टिसिपल फॉर्म्स वी थ्री एंड वी फोर, पार्टिसिपल फॉर्म्स टेंस नहीं दिखाएंगे अगर उनके पहले कोई वर्ब नहीं है तो। याद रखना, तो सर ब्रोकन ग्लास, टूटी हुई ग्लास, मीनिंग तो है, टेंस नहीं है चूंकि वी थ्री के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसे को भी हम फ्रेज कहेंगे। इसमें टेंस है कि नहीं बताना। ही हैज ब्रोकन हिज प्रॉमिस। यहां तो बोलोगे सर पक्का है ना, ब्रोकन के पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये ब्रोकन यहां टेंस दिखा रहा है चूंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है। इसको काट दूंगा तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है, वी थ्री और वी फोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वी थ्री और वी फोर बिना हेल्पिंग वर्ब्स के टेंस नहीं दिखाई, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही टेंस दिखाई दे। आई बात समझ में? अब कुछ फ्रेजेस को पहचानने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ फ्रेजेस सिखा देता हूं आपको। तीन फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, तीन फ्रेज पहचानना सीखो। ओके, फ्रेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, सेंटेंस इज जस्ट टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, वन इज अ क्लॉज एंड वन इज अ फ्रेज। क्लॉज ऑलरेडी जानते हैं, फ्रेज के बारे में जानना है। एरर होगी, सेंटेंस में गलतियां होंगी, या मेरे को सेंटेंस लिखने में दिक्कत आएगी, तो या तो क्लॉज लिखने में दिक्कत आएगी या तो फ्रेज में, इसलिए क्लॉज फ्रेज जानना बहुत जरूरी है। ओके, पहला फ्रेज देखते हैं। नाउन फ्रेज किसको कहते हैं सर? नाउन फ्रेज किसको कहते हैं? अगर ये फॉर्मेट में कोई शब्दों का समूह दिख रहा है तो नाउन फ्रेज पक्का है। मतलब नाउन फ्रेज कहने के लिए नाउन तो लास्ट शब्द होना ही चाहिए सर, नाउन तो लास्ट शब्द होना ही चाहिए। चलो रख लिया नाउन के, और एक शब्द से ज्यादा ही फ्रेज कहा जाएगा तो एक शब्द तो चाहिए, तो नाउन के बारे में बताने वाला शब्द हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, तो एडजेक्टिव चाहिए ही पड़ेगा। एडजेक्टिव और नाउन होगा तभी नाउन फ्रेज का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन एडवर्ब भी हो सकता है, कभी कभी क्या करता है, कोई एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बता रहा होता है, कोई एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बता रहा होता है, तो ये कॉम्बिनेशन जब भी दिखाई दे, एडवर्ब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एडजेक्टिव होना ही चाहिए, नाउन होना ही चाहिए। अगर ये तीन शब्दों का कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखता है तो ये पक्का ही नाउन फ्रेज है। एग्जाम्पल देखना, रूम, रूम क्या है, नाउन। डार्क क्या है, एडजेक्टिव। कंप्लीटली क्या है, एडवर्ब। द क्या है, इसके पहले ये भी लिख लो, आर्टिकल। ठीक है, द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल भी जरूरी नहीं है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो हम क्या देख रहे हैं, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसे अगर आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दिया तो पक्का ही ये नाउन फ्रेज है। फिर एक बार देखो, रूम नाउन है,
डार्क एडजेक्टिव है, कंप्लीटली एडवर्ब है और आर्टिकल नाउन फ्रेज है। ओके, और एक देखो, अ वेरी हैप्पी पेरेंट, पेरेंट नाउन है, हैप्पी एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है और एक आर्टिकल। सर हैप्पी पेरेंट भी तो बोल सकता था, ए छोड़कर बोल सकते हो, तब भी नाउन फ्रेज ही रहेगा। नाउन फ्रेज होने के लिए कम से कम दो शब्द चाहिए, एडजेक्टिव और नाउन। उसके अलावा अगर और कुछ शब्द आते हैं तो बहुत ठीक है, बल्ले बल्ले। माई डियर स्टूडेंट्स, यहां देखना स्टूडेंट्स, डियर एडजेक्टिव, माई जो है डिटरमाइनर है, यहां पर मैंने आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल कह लो या डिटरमाइनर कह लो, आर्टिकल डिटरमाइनर तो एक ही होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए नाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, उसके पहले हमको डिटरमाइनर एंड एडवर्ब्स आ सकते हैं। ओके, मच वाटर, इसमें देखना, इसमें तो दो ही शब्द है, वाटर, वाटर नाउन है, मच एडजेक्टिव है, खत्म। इसमें तो एडवर्ब और आर्टिकल भी नहीं है। ओके, नाउन, फिर देखना नाउन फ्रेज करते क्या है सर, या तो सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन का क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन क्या करता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। सेम चीज नाउन फ्रेज भी करेंगे। माई न्यू कार नाउन फ्रेज है, इस स्पोर्ट्स कार, व्हाट इज स्पोर्ट्स कार, माई न्यू कार। तो आपको अगर मैं पूछता हूं सब्जेक्ट कौन सा है, सिर्फ नाउन बताओ तो कार बोलोगे, मैं बोलता हूं सब्जेक्ट बताओ, नाउन फ्रेज बताओ तो माई न्यू कार बोलोगे। ठीक है, मतलब तो एक ही है, माई न्यू कार इज अ नाउन फ्रेज। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट बताओ तो कार, सब्जेक्ट को फ्रेज के रूप में बताइए, माई न्यू कार नाउन फ्रेज है। शी गेव मी अ ब्यूटीफुल बुक के, गेव क्या है, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां सर ये नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर सकता है, नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। और एक देखो, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है, स्टेट वर्ब के बाद में आने वाले फ्रेज को कॉम्प्लीमेंट बोलना पड़ेगा। ओके, अ रियली गुड ड्राइवर नाउन फ्रेज है, देखो ड्राइवर नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, रियली एडवर्ब है, ये आर्टिकल है। तो अ रियली गुड ड्राइवर नाउन फ्रेज है, वर्किंग लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट और एक फ्रेज, इसको हम बोलते हैं प्रिपोजिशनल फ्रेज। सर प्रिपोजिशन तो हमेशा ही फ्रेज बना देगा, बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्रिपोजिशन खत्म होता है नाउन या प्रोनाउन पर। मतलब प्रिपोजिशन और नाउन प्रोनाउन तो एक साथ ही आएंगे, प्रिपोजिशन और ऑब्जेक्ट तो एक साथ ही आएंगे, मतलब प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट तो फ्रेज बनाएगा ही बनाएगा। तो उसको हम बोलते हैं प्रिपोजिशनल फ्रेज, प्रिपोजिशन से शुरू आने वाले फ्रेज को प्रिपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। आप जानते हो कि अगर प्रिपोजिशन लिखेंगे तो तुरंत ही वो जाकर किसी नाउन या प्रोनाउन में खत्म होगा, जिसको हम प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, पक्का। और चूंकि नाउन या प्रोनाउन है सर, तो इसके आगे आप एडजेक्टिव भी लिख सकते हो, हाँ, उसके आगे एडवर्ब भी लिख सकते हो, हाँ, उसके आगे आर्टिकल भी लिख सकते हो, हाँ। मतलब शॉर्ट में ये कहा जाए कि प्रिपोजिशन लिखूंगा तो प्रिपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज भी आ सकता है, सिर्फ नाउन भी आ सकता है या प्रोनाउन भी आ सकता है। यस और नो, सोच के बताना। बोलोगे हाँ, प्रिपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज आ जाए, ठीक है, वही नाउन फ्रेज का मतलब आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। ओके, प्रिपोजिशन के बाद डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन, ये कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्टली नाउन प्रोनाउन लिख दिया, टू मी, टू हिम, तो यहां तक प्रिपोजिशन के बाद डायरेक्टली आपने ऑब्जेक्ट ही लिख दिया सर। ऑब्जेक्ट लिखूं या नाउन फ्रेज लिखूं, क्योंकि नाउन फ्रेज भी ऑब्जेक्ट बनता है, अभी अभी दिखा रहा था। ठीक है, तो प्रिपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज या नाउन प्रोनाउन आ जाए तो उसको प्रिपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो याद रखो, प्रिपोजिशन के बाद, ये तो सर नाउन फ्रेज का, ये तो नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर है, तो प्रिपोजिशन के साथ नाउन फ्रेज आ जाए तो उसको हम बोलेंगे प्रिपोजिशनल फ्रेज। ध्यान देखो, आफ्टर द शो, आफ्टर क्या है, प्रिपोजिशन, द शो क्या है, नाउन फ्रेज। तो आफ्टर नाउन फ्रेज को अगर मैं प्रिपोजिशन के साथ जोड़ दूंगा तो इसको प्रिपोजिशनल फ्रेज कहने लगूंगा, ना कि नाउन फ्रेज। ध्यान से सुनना, नाउन फ्रेज को प्रिपोजिशन के साथ जोड़ दूंगा तो फिर प्रिपोजिशनल फ्रेज कहने लगूंगा, नाउन फ्रेज नहीं कहूंगा। इन एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, यहां देखना, एन इंपॉर्टेंट मीटिंग क्या है, नाउन फ्रेज, मीटिंग नाउन है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, आर्टिकल, एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। इन आपने प्रिपोजिशन लिख दिया तो इसको प्रिपोजिशनल फ्रेज कहना शुरू कर दूंगा। और इनका ऑब्जेक्ट क्या है, मीटिंग, आफ्टर का ऑब्जेक्ट क्या है, शो, ऑब्जेक्ट की तरह देखना चाहता हूं तो आफ्टर प्रिपोजिशन है तो शो प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इन प्रिपोजिशन है तो मीटिंग प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। बिलो द सर्फेस, अगेन बिलो सर हमारा प्रिपोजिशन है, ये नाउन फ्रेज है,
ओके, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा है सर? सरफेस। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन में खत्म होता है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, और एक देख लो, बियॉन्ड द रिवर। द रिवर नाउन फ्रेज है, बियॉन्ड प्रीपोजिशन है, बियॉन्ड का ऑब्जेक्ट है रिवर। ओके, प्रीपोजिशनल फ्रेज को सेंटेंस के अंदर देखो, पहचानो। द बुक विद द ब्लैक कवर इज माइन, के यहां देखना, विद द ब्लैक कवर इज माइन। विद क्या है? प्रीपोजिशन। ओके, ऑब्जेक्ट कौन सा है? कवर। तो प्रीपोजिशन से शुरू करके उसके ऑब्जेक्ट तक चले जाओगे तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। विद द ब्लैक कवर आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और क्लॉज कौन सा है सर? द बुक इज माइन। यहां टेंस दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये टेंस है। द बुक इज माइन इज द क्लॉज। एक क्लॉज है, एक फ्रेज है। एक क्लॉज है, एक फ्रेज है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं भी समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं। प्रीपोजिशनल फ्रेज पहचानो। अगला देखो, वन ऑफ माई कजिन्स इज एन एस्ट्रोनॉट। वन ऑफ माई कजिन्स इज एन एस्ट्रोनॉट। सर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पहचाना कैसे? क्योंकि प्रीपोजिशन शुरू हो रहा है तो ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म होना ही पड़ेगा सर। ऑफ माई कजिन्स प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्लॉज कौन सा है? वन इज एन एस्ट्रोनॉट। वन सब्जेक्ट है और इस टेंस है। तो वन इज एन एस्ट्रोनॉट एक क्लॉज है, ऑफ माई कजिन्स एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये भी सेंटेंस एक क्लॉज और एक फ्रेज से बना है। अगला देखो, शी वर्क्स इन एन एफिशिएंट एंड डिलीजेंट मैनर। शी वर्क्स सर क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट टेंस, इन हुआ तो प्रीपोजिशनल फ्रेज शुरू, मैनर में जाके खत्म हुआ सर। तो इन एन एफिशिएंट एंड डिलीजेंट मैनर पूरा पूरी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। थर्ड फ्रेज सीखो, आज का क्लास हमारा समय का हम सदुपयोग कर लिए होंगे। एक लास्ट, शी इज गोइंग टू मुंबई। शी इज गोइंग सर ये क्लॉज है, टू मुंबई प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, अब नेक्स्ट जो आ रहा है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप नहीं जानते हो, कई लोग इस पे कंफ्यूजन कर जाते हैं। अभी आपको मैंने बताया था V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस नहीं दिखाते, मतलब क्लॉज नहीं बनेंगे। V3 V4 के साथ अगर आप क्लॉज बनाना चाहते हो तो V3 V4 के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, वरना क्लॉज नहीं बनेगा। तो फ्रेज बन जाएगा, टेंस नहीं दिखाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा, कुछ मीनिंग हो जाएगा, लेकिन टेंस नहीं दिखाएगा। ये तो हो ही सकता है। तो V3 V4 विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स डू नॉट शो टेंसेस, लेकिन फ्रेज बनते हैं। तो इसका वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर बता दो सर। बहुत सिंपल है, V3 V4 लिखो, V3 V4 लिखो, फिर अदर वर्ड्स लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। ठीक है, इसको और भी हल्का कर देता हूं। ठीक है, V3 V4 लिखो, इसके साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखो, प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखो, या और एक नाउन फ्रेज लिखो, बस। V3 V4 के साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखो या नाउन फ्रेज लिखो, तो वो वर्ब फ्रेज बन जाता है। मुझे कैसे पता चलेगा सर वर्ब फ्रेज है कि क्लॉज है? V3 V4 के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखो, बहुत आसान हो जाएगा। सिंगिंग है, सॉन्ग। सिंगिंग क्या है? V4, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, यहां देखना, इसको देखना, इस सेंटेंस को देखो तो समझ में आएगा। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहां पर मैं सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रेज नहीं है, क्योंकि ये टेंस दिखा रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इज सिंगिंग अ सॉन्ग है, यहां पर मैं, ये पूरा क्लॉज है, ये पूरा क्लॉज है, फ्रेज नहीं है। अब जब मैं इस को हटा दूंगा तो ये बकवास बन जाता है, तो शी को भी हटाना पड़ेगा। लेकिन ये फिर कुछ मीनिंग करने लगता है सर। सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाते हुए, गाना गाते हुए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, गाना गाते हुए हो गया। तो इसको हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। और कैसे बनाए बताना? V4 के बाद एक नाउन फ्रेज जोड़ दिया। मैंने बोला V4 के बाद, V3 के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ो या नाउन फ्रेज जोड़ो, मैंने नाउन फ्रेज जोड़ दिया। अगला देखो, बॉइलिंग द वाटर। अगेन बॉइलिंग के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर, V4 के साथ मैंने नाउन फ्रेज जोड़ दिया, हिंदी हो गया, पानी को उबालते हुए, पानी को उबालते हुए। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, सिटिंग ऑन द ब्रांच। अब यहां पर मैं भी, सिटिंग के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हाँ, ऑन द ब्रांच प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो सिटिंग ऑन द ब्रांच का हिंदी हुआ ब्रांच पर बैठे हुए, ब्रांच पर बैठे
हुए। अगला देखना, डिलाइटेड विद द न्यूज। सर डिलाइटेड V3 है, इसके साथ में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, तो डिलाइटेड विद द न्यूज, डिलाइटेड विद द न्यूज, न्यूज से खुश होते हुए। डिलाइटेड विद द न्यूज, V3 के साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ दिया। मतलब याद रखना, V3 V4 के पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो और कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो या नाउन फ्रेज हो, तो उसको हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। पहचानो वर्ब फ्रेज। ओके, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सारे फ्रेज पहचानने। A hacker has released a jailbroken version of ChatGPT called God Mode GPT। ये फ्यूचरिज्म मैगजीन से लिया है मैंने। तो इस पे आपको फ्रेज पहचानना है। तो फ्रेज सारे तरीके के फ्रेज पहचानने हैं, नाउन फ्रेज भी पहचानना है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी पहचानना है और वर्ब फ्रेज भी पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम कि सर इसमें क्लॉज कितने हैं। अ हैकर हैज रिलीज्ड, और कहीं पर में हमारे पास टेंस नहीं दिख रहा। अ हैकर हैज रिलीज्ड, ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, एक क्लॉज से बना हुआ सेंटेंस है, तो बाकी सब फ्रेज होना चाहिए, तो फ्रेज को ढूंढते हैं। ओके, अ हैकर क्या है, नाउन फ्रेज। आज, ये तो वर्ब्स हैं, ये तो टेंस दिखाने वाले वर्ब्स हैं। अ जेल ब्रोकन वर्जन, वर्जन क्या है, नाउन। जेल ब्रोकन एडजेक्टिव, आर्टिकल, नाउन फ्रेज। हाँ, ऑफ से शुरू हो रहा है सर, प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशनल फ्रेज शुरू होगा। कहां जाकर खत्म हो रहा है ये, जीपीटी में। ऑफ चैट जीपीटी, ऑफ चैट जीपीटी सॉरी। हाँ, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फिर कॉल्ड, सर यहाँ कॉल्ड के पहले तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो V3 है, तो कॉल्ड गॉड, गॉड मोड जीपीटी, ये हुआ वर्ब फ्रेज। ठीक है, देख लो मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्लॉज एक, अ हैकर हैज रिलीज्ड। फ्रेजेस देखना, अ हैकर नाउन फ्रेज जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अ जेल ब्रोकन वर्जन, ओके, अ जेल ब्रोकन वर्जन नाउन फ्रेज, ये पूरा पूरी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है चूंकि एक्शन वर्ब के बाद आया है। ओके, फिर ऑफ चैट जीपीटी, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एंड कॉल्ड गॉड मोड जीपीटी, वर्बल फ्रेज। तो आपने क्या देखा कि एक सेंटेंस में एक ही क्लॉज है और इतने सारे फ्रेजेस। फ्रेज पहचानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला देखो, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Reading between the lines, these results suggest that AI has become misinformation actors' favorite medium। कुछ नहीं करना, टेंस देखो पहले। सजेस्ट, AI has become, सर दो क्लॉज हैं। रिजल्ट्स सजेस्ट, AI has become, दो क्लॉजेस हैं, देख लो, क्लॉजेस दो हैं। दीज रिजल्ट सजेस्ट एंड AI has become, दो रिजल्ट्स, दो क्लॉजेस हो गए। फ्रेजेस देखना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, सर ये वर्ब फ्रेज है क्योंकि रीडिंग के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स वर्ब फ्रेज। ओके, फेस लिखा है फ्रेज। दीज रिजल्ट्स, नाउन फ्रेज, दीज रिजल्ट्स नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन एक्टर्स फेवरेट मीडियम, ये भी एक नाउन फ्रेज है, पूरा ये बड़ा सा लंबा सा। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन एक्टर्स, मिस इन्फॉर्मेशन एक्टर्स फेवरेट मीडियम, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव एक्चुअली। ठीक है, लेकिन ये आप उतना अच्छा से नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, उतना अच्छा से पहचान नहीं पाओगे, लेकिन ये भी एक नाउन फ्रेज है। उतना ज्यादा गहराई में पढ़ा है नहीं है आपको, ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है, लेकिन ये भी बहुत है, ये एक नाउन फ्रेज है। आई बात समझ में, तो इसमें दो क्लॉजेस हैं और दो फ्रेजेस। ओके, वन मोर सेंटेंस, हिज राइवल in the upcoming presidential election may be dealing with much more acute cognitive issues। क्लॉजेस कितने हैं, मे बी, टेंस दिखता है सर, मे बी डीलिंग, टेंस दिख रहा है, बाकी कहीं पर में भी टेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्लॉजेस देखो कितने, एक, हिस राइवल मे बी डीलिंग। फ्रेजेस क्या है, हिस राइवल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इन द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से इन क्या है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन लिखूंगा तो उसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज लिख दिया, द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रीपोजिशनल फ्रेज। विद क्या है, प्रीपोजिशन, और इश्यूज उसका ऑब्जेक्ट है, तो विद मच मोर एक्यूट कॉग्निटिव इश्यूज। इस तरीके का एनालिसिस जब आ जाएगा तो आपको सेंटेंस लिखना ही बहुत हल्का हो जाएगा। मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर्स इस वीडियो में नहीं, इसके आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको आंसर्स चाहिए तो आप इसको करके टीम निष्ठा की ऐप को डाउनलोड करें और वहां जाकर फ्री सेक्शन में जाएंगे, तो फ्री सेक्शन में आपको इसका PDF मिलेगा।
इसका PDF मिलेगा जिसमें आपका आंसर्स लिखे होंगे, डिस्कस किया होंगे। कोई भी डाउट हो तो उसको पढ़ने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पूछ सकते हो। क्लियर? ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इनके आंसर्स के लिए। फ्री सेक्शन में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। टीम निष्ठा के ऐप को डाउनलोड कर लें। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको सिंपल सेंटेंस बनाने, कंपाउंड सेंटेंस बनाने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने सिखाऊंगा, चूंकि वो क्लॉजेस के कॉन्सेप्ट पर ही निर्भर करता है, इसलिए वो सिखाऊंगा। फिर कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया हो वो ऐप डाउनलोड कर, टीम निष्ठा की ऐप डाउनलोड करके फिर उसमें से फ्री सेक्शन में आंसर्स देखने हैं आपको। डाउनलोड आवर ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और ग्रामर कॉन्सेप्ट्स के लिए और भी हम नए नए कोर्सेस ले आ रहे हैं, आपके CAPF के लिए भी कोर्सेस लेके आ रहे हैं। जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको इंग्लिश बढ़िया से सीखना है। CDS वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रतिज्ञा बैच आ गया है। प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करना है, कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया हुआ है। संदीप सर से कांटेक्ट कर ले। थैंक यू ऑल वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।